नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया, इसका लोकार्पण किया और इस मौके पर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान काफी संख्या में वहां लोग मौजूद थे। करीब 3000 विशेष अतिथि देश भर से आए थे, जिनमें कई बड़े साधु संत देश के अलग अलग कोनों से यहां पहुंचे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना का लोकार्पण करने के बाद अब यहां आने वाले तमाम श्रद्धालुओं और सैलानियों को काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। पहले के मुकाबले दर्शन करना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि पहले यहां जगह काफी कम थी और अब लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया यहां पर है, जहां श्रद्धालु गंगा से स्नान करने के बाद सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंच सकते हैं। और इस परियोजना का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने क्रूज पर गंगा की सवारी भी की। गंगा में वो कुछ दूरी पर गए और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। और ये जो पूरा का पूरा आयोजन है, बड़ा भव्य बनाने की कोशिश की गई। इसके लिए इंतजाम किए गए। 339 करोड़ की ये परियोजना है और इससे सरकार को उम्मीद है कि वाराणसी में जो सैलानी आते हैं वो अब काफी बढ़ जाएंगे और उनके लिए सुविधाएं जो हैं वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। यात्रा अंतर यात्रा है कि किस तरीके से आध्यात्मिक भारत बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता। दूसरा, सृजन। और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का लाइव प्रसारण हुआ और देश दुनिया में लोगों ने इस दौरान प्रधानमंत्री के इस खास भाषण को देखा। प्रधानमंत्री के वाराणसी में विस्तृत कार्यक्रम है और भी कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान हैं वाराणसी से। कमाल, प्रधानमंत्री ने जो आज उद्घाटन किया इस परियोजना का, उससे क्या क्या लाभ उन्होंने बताए हैं और आज अभी और क्या क्या कार्यक्रम है इस कॉरिडोर से, क्या क्या और जो कोशिशें हैं सरकार की वो सफल होती दिख रही हैं? नहीं, देखिए, एक तो उन्होंने कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। बहुत दिन से इसका इंतजार था लोगों को, क्योंकि बिल्कुल एक भक्त के, शिव जी के भक्त के रूप में थे। गंगा
जी में उन्होंने डुबकी लगाई। कलश में गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर गए, वहाँ पूजा अर्चना की। बारे में, वांछिल के बारे में, उनके महत्व के बारे में बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अभी वो जो है यहाँ से वापस जाएंगे BLW इसी गंगा जरिए क्रूज। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण के दौरान लोगों से 3 संकल्प भी लेने को कहा। उन्होंने कहा ये 3 संकल्प हैं स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए कोशिश। और उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए। तो आज सुबह प्रधानमंत्री ने पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद वो नाव के जरिए पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वो बाहर निकले हैं। पूरे कॉरिडोर का उन्होंने निरीक्षण किया, जो काम हुआ उनका निरीक्षण किया। हमारे साथ कमाल खान है। कमाल, आप जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री के दौरे पर। नहीं, हम यही बता रहे थे कि उन्होंने एक बहुत भव्य आयोजन में इसका उद्घाटन किया और आज इस मौके पे जिस घाट पे हम खड़े हुए हैं, 80 घाट, यहाँ से लेकर के तमाम घाटों पे दिए जलाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। ये बहुत सारे विभाग इसमें नगर निगम से लेके बेसिक शिक्षा तक के विभाग लगे हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम टीचर्स यहाँ लगी हुई हैं जिनका दिया जलाने के लिए जिनकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। बहुत जनता भी यहाँ पे आई हुई है। चारों तरफ वो कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं रंगोली बनाई जा रही है, कहीं कुछ और घाटों पे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि अगर जो आस्थावान लोग हैं, अगर उनके नज़रिए से देखें तो उनके लिए एक बड़ी सुविधा की आज शुरुआत हुई है इस मौके पे। और अगर उसको पॉलिटिकल एंगल से देखें तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो मौका है एक इलेक्शन के ठीक पहले का, उसमें कॉरिडोर पूरा बन के अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ मंदिर परिसर ही पूरा हुआ है। तो लोग उसकी टाइमिंग के हिसाब से कहते हैं कि वो एक कोशिश है हिंदुत्व को धार देने की, क्योंकि आखिरकार उसका फ़ायदा जो है एक बड़े तबके में एक मैसेज देने की कोशिश है और चुनाव में उसका फ़ायदा मिलेगा। जी, और आज अब वाराणसी में शाम के वक्त क्या और तैयारियां हैं? सुना है कि काफ़ी ज़्यादा आज सजाया जा रहा है, दिवाली की तरह से तैयारियां की गई हैं। हाँ, बहुत सारी तैयारियां हैं। हम यहाँ बैंडविड्थ बहुत कमज़ोर है जिसकी वजह से हम कैमरे को ज़्यादा पैन करके चीज़ों को आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं, हमारे सामने की तरफ दाहिनी तरफ आरती के लिए एक स्टेज सजाया गया है। यहाँ भी आरती होने वाली है। हमारे बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों तरफ नीचे भी आरती के लिए 2 जगह स्टेज सजे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 जगह आरती का बड़ा आयोजन है और सारे घाटों पे लाइटिंग की गई है। जो यहाँ पे जो इमारतें हैं इन पे झालरें लगाई गई हैं। शहर के जो चौराहे हैं उनको सजाया गया है। इसी तरह दशाश्वमेध घाट, जहाँ प्रधानमंत्री खुद आरती को देखने के लिए जाएंगे, उसको सजाया गया है दियों से और आरती से। वहाँ पे प्रधानमंत्री घाट की तरफ से आरती को नहीं देखेंगे बल्कि क्रूज से आएंगे और नदी से आरती को देखेंगे। दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है उसमें ये होता है कि जितने लोग घाट पे होते हैं उससे शायद ज़्यादा लोग पीछे होते हैं जो नावों के ज़रिए आते हैं। लेकिन आज शायद वो आम लोग नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल होगा। तो प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा के लोगों के साथ वो क्रूज से आएंगे और घाट पे जो आरती होगी उसको गंगा जी में से देखेंगे। कमाल, आपने काशी को बहुत लंबे समय से देखा है। काशी की एक एक गली से आप वाकिफ थे और हर गली का एक इतिहास था। आपने कहा था अपने कार्यक्रम में कि वाराणसी की आत्मा उसकी गलियों में बसती है। अब उसमें से कुछ गलियां नहीं रह गई, एक बड़ा गलियारा बन गया है। तो क्या अंतर आपको दिखता है? अगर हम माने कि आप शुरुआती श्रद्धालु उस एरिया में, उस इलाके में पहुंचने वाले हैं, तो कितना बदलाव है इस लिहाज से भी कि कुछ लोग पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत भावुक होते हैं, कुछ इतिहास होता है जिसे सहेजना होता है, और अब कुछ नयापन है वहां पर, कई नई सुविधाएं भी हैं। जो लोग उन गलियों में रहते थे, जो 400 घर हटाए गए, कुछ
मंदिर वहाँ से हटाए गए, जिनके लिए मोदी जी ने कहा कि वो दोबारा से बनाए जाएं, नई जगह पे स्थापित किए जाएंगे। तो क्या होता है कि आदमी का एक लगाव होता है कि कोई भी पुराने शहर की गलियों में रहने वाले शख्स को अगर नए शहर में भी कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, आम शहर में, तो उसका मन वहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन बनारस की जो गलियाँ हैं, वो गलियाँ अपने आप में एक इतिहास हैं, उनकी एक पौराणिकता है, उनमें एक सभ्यता बसती है। तो जो आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से वहाँ रहता चला आ रहा है, पुरखों से, वो विश्वनाथ मंदिर के आसपास की गलियों में रहने वाले को अगर आप कहीं और शिफ्ट कर देंगे तो उसका दिल नहीं लगेगा। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो मंदिर थे, फिर उन्हीं के साथ में दुकान बनी हुई है, कुछ कारोबार भी है, उसकी रोजी रोटी चलती थी, तो वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। एक तो पहलू ये है। दूसरा क्या है कि बनारस के बहुत सारे लोगों को लगता था कि बहुत छोटे छोटे प्राचीन मंदिर वहाँ उन रास्तों में बने हुए हैं, तो जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, तो उनकी एक ऐतिहासिकता है, वो सैकड़ों साल पुराने हैं। तो कुछ लोग धार्मिक लिहाज से इसके खिलाफ थे कि वो जो छोटे मंदिर हटाए जा रहे हैं कि वो हटाए ना जाएं। दो पहलू ये है। तीसरा पहलू कंजर्वेशन करने वालों का है, जो संरक्षण करने वाले, जो एंटीक्विटी का कंजर्वेशन करने की जिनकी चाहत या सोच, तो उनको लगता है कि ये जो गलियां हैं, ये सिर्फ गलियां नहीं हैं, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये इनमें एक पौराणिकता है, एक सभ्यता है, एक अलग तरह का एहसास है, एक अलग तरह की खूबसूरती है। जो स्थापत्य है वो पुराने टाइम की कई इमारतें हैं, बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, उन स्थापत्य को दोबारा से अब बनाना असंभव है। तो जो लोग एंटीक्विटी के रेस्टोरेशन की बात करते हैं, उनको लगता है कि ये बनारस का दिल और बनारस की आत्मा इनमें बसती है, ये जो इसका पुराना रेस्टोर किया जाना चाहिए था। लेकिन एक पहलू वो है जो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पे यात्रियों को, तीर्थयात्रियों के आने में दिक्कतें होती थीं, पतली पतली गलियाँ थीं, रास्ता नहीं था, उन्हीं गलियों में से यहाँ मनुष्य जाती हैं, बुजुर्ग वहाँ पहुँचने में उनको दिक्कत होती थी। तो अब क्या है कि एक बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है, वहाँ बहुत तरह की सुविधाएं तीर्थ। तो कमाल खान बता रहे थे कि अब वहाँ सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन जो पुराना इलाका था विश्वनाथ मंदिर के आसपास का, वो अब उस तरह नहीं रह गया। तो दोनों ही पहलू हैं। श्रद्धालुओं के लिए कई नई सुविधाएं अब होंगी और ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु वहाँ पहुँच पाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। इसके लिए वाराणसी के घाटों पर दीपावली जैसा माहौल बनाने के लिए हजारों दिए जलाए जाएंगे, आतिशबाजी भी की जाएगी। 80 घाट से इस सारी तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। बात बात पर उत्सव करने वाली काशी को अगर उत्सव करने का बहाना मिल जाए तो 7 वार और 9 त्योहार वाली काशी में उत्सव उसके हर जगह और कण कण में दिखेगा। और जब बाबा भोले की नगरी में खुद उनके अपने दरबार का विस्तारीकरण हो और उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हो, तो पूरे काशी में एक उत्सव का माहौल है। हम अगर आपको दिखाना चाहें तो 80 घाट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक बड़ी चबूतरे में एक बड़े तरीके से रंगोली सजाई गई है। बहुत सी महिलाएं हैं जो रंगोली यहाँ पर सजा रहे हैं, उत्सव करेंगे। शाम को देव दीपावली होगी और यहाँ पर दिव्य काशी और भव्य काशी लिखा गया है। और इसमें एक और नई कड़ी जोड़ी गई है, नव्य काशी करके एक नई चीज यहाँ पर जोड़ी गई है। और इस तरीके से करके फूलों के जरिए ये एक बनाया गया है काशी का, जो आपको देख रहे हैं कि उत्सव जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है इसमें। और सिर्फ यही रंगोली का ही एक ये नहीं है,
बल्कि इसके अलावा अगर घाटों पर अलग अलग जगह जाएं तो जगह जगह जो है वो देव दीपावली मनाने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है कि दिए सजाए जा रहे हैं। शाम को आज देव दीपावली मनाई जाएगी, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो देव दीपावली मनाई जाती थी उसके मनाने की एक तैयारी यहाँ पर हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम ऐसी स्कूल की छात्राएं हैं और उन सारे लोगों के साथ लग करके जो है वो देव दीपावली का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिया बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर यस्सी घाट पर 3 जगह आरती का भी कार्यक्रम है, जो आरती का कार्यक्रम होगा। दियाओं में अपने एक संदेश दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो पूरी उसकी तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रशासन के अधिकारी और सारे लोग लगे हैं। हमारे साथ डॉक्टर NP सिंह हैं, जो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जिनके देखरेख में काम हो रहा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किस किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम लोगों ने 1 माह का एक कार्यक्रम बना रखा है और इसमें हम लोग रंगोली प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, इसमें दिए जलाने के करा, जैसे आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे यहाँ पे जो है स्कूलों के लगे हुए हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनके यहाँ से भी लोगों ने NGOs के मार्फत जो है यहाँ पे दिया जलाने का कार्य होगा और रंगोली सजाई जा रही है। शाम को आतिशबाजी भी होगी और कुछ घाटों पे लेजर शो का भी कार्यक्रम किया जाएगा। देव दीपावली का जो एक उत्सव है वो मनाएंगे, क्योंकि मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन कि लोग जो है वो सारे देवता जो हैं वो देव दीपावली मनाते हैं। जब एक मान्यता के अनुसार तो बाबा विश्वनाथ का जब कॉरिडोर जो बड़ा बना है तो उसको लेकर के भी लोगों को यही लग रहा है कि उसी तरीके का एक उत्सव मनाने की पूरी कोशिश है। और जगह जगह आपको इस तरीके की रंगोली और दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। और सिर्फ बनारस के 80 घाट पर नहीं, बल्कि बनारस के 84 घाटों पर और शहर के तमाम जगहों पर, उन चौराहों पर भी इसी तरीके का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है कि पूरे दिव्य काशी और भव्य काशी नजर आए विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के दिन। वाराणसी के 80 घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। सरकार जब किसानों की लगभग सभी मांगों को मान गई है तो उसके बाद किसानों ने भी दिल्ली के बॉर्डर से अब वापस लौटना शुरू कर दिया और अधिकतर किसान अब वापस जा चुके हैं। लेकिन रास्ता अब तक नहीं खुल पाया है सिंघू बॉर्डर का। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जो मोटी दीवार खड़ी की थी, जो बैरिकेड लगाए थे, उस सब को हटाने में अभी समय लग रहा है। बड़ी मशीनों को मंगाया गया है उन्हें हटाने के लिए। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने सिंघू बॉर्डर पर जायजा लिया। इस वक्त मैं हूँ सिंघू बॉर्डर पर, दिल्ली सीमा पर। यहाँ से दूसरी ओर जो किसान बैठे थे वो भले ही अपने घरों को लौट गए हों, लेकिन ये रास्ता अब तक बंद है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो दीवारें खड़ी की थी वो दीवारें अब तक यहाँ से नहीं हट पाई हैं। आप देखें कि सामने कंटेनर लगे हुए हैं, उसके पहले बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो रखे हुए थे, बैरिकेडिंग की हुई थी। और ये कंक्रीट की जो 2 फीट मोटी दीवार थी वो अब तक खड़ी हुई है, उसको तोड़ने का काम जारी है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस बड़ी बड़ी JCB मशीन लेकर आई है और यहाँ से जो कंक्रीट है, जो दीवार है, ये मोटी दीवार, उसको तोड़ने का काम जारी है। चारों तरफ जो मलबा पड़ा हुआ था उसको भी साफ किया जा रहा है और यहाँ पर जो कटीले तार लगे हुए थे वो तार भी अब हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से अभी ये दीवार है जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह खड़ी कर दी गई थी, उसको बना दी गई थी, उसको हटाने का जो काम है, उसको जो रिमूव करने का जो काम है वो जारी है। आप देखें कि बड़े बड़े जो मशीन्स हैं उनके जरिए जो पत्थर के टुकड़े हैं जो दीवार से निकल रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि इस बॉर्डर के दूसरी ओर जहाँ पर हजारों की संख्या में किसान बैठे थे वो किसान सभी अपने घरों को लौट गए हैं। बहुत कम ही किसान बचे हैं जो अपना सामान भरकर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर, उसके बाद 2 फुट मोटी जो दीवार होती है कंक्रीट की वो तैयार की थी। इसके बाद बड़े हैवी बैरिकेडिंग की हुई थी, कटीले तार यहाँ पर लगाए हुए थे। तो ये सारा हिस्सा तोड़ने में और उसको हटाने में लंबा समय लग रहा है और इसीलिए पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस ये सारी बैरिकेडिंग यहाँ से हटा रही है, ये दीवार तोड़ रही है, कटीले तार हटा रही है। लेकिन वक्त इसीलिए लग रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तैयारी ऐसी की थी कि किसान यहाँ पर घुस ना पाएँ। एक तरह से दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसको बना दिया था। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं वहाँ पर इस तरह की बैरिकेडिंग होती है, इस तरह के कटीले तार होते हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा यहाँ का था।
लेकिन अब इसको पूरा जो बैरिकेटिंग है और जो दीवार है इसको हटाया जा रहा है और फिलहाल इसको हटाने में अभी 1-2 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही ये सड़क खुल पाएगी। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और जो थोड़े बहुत किसान बच्चे हैं वो अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाकर अब वापस घर लौट रहे हैं एक विजयी मुद्रा में। उनके साथ बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने। इस वक्त मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली सीमा की तरफ और यहां पर जो कुछ किसान बैठे थे वो भी अब अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से किसान अपनी गाड़ियों को लेकर, अपना सामान लेकर अब यहां से रवाना हो रहे हैं। वो जो जंग लड़ने आए थे वो जंग जीत चुके हैं, इसीलिए किसानों ने अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाया हुआ है। आपको दिखाता हूँ किस तरह से किसान जो गाड़ियाँ गाड़ियों के ऊपर फूल रखे हैं और इस तरह से किसानों ने अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाया है। सामने एक जीप है वो भी फूलों से सजी है और इस तरह से किसान खुश होकर अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर से लगभग सभी किसान यहां से अपने घरों की तरफ वापस जा चुके हैं, लेकिन कुछ किसान बचे हैं जो अब यहां से अपने घर वापस जा रहे हैं और अगले 1 या 2 दिन में ये पूरा जो रास्ता है वो खुल जाएगा। कुछ किसानों से बात करते हैं जो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? तरन तारण के। तो आप घर जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। हम लोग कल को घर पहुँच जाएंगे, कल शाम को। अच्छा। आज यहाँ से चलेंगे, रात फतेहगढ़ साहब से रुकेंगे जी पंजाब में। तो कल काबले के रूप में वहाँ से पंजाब से जो जितना हमारा केडर है किसान मजदूर से कमेटी का, वो कुछ लोग फतेहगढ़ साहब आ रहे हैं। तो कल सुबह सभी इकट्ठे होके काफले के रूप में अमृतसर जाएंगे दरबार साहब। कैसा रहा 1 साल का सफर? आप लोग 1 साल तक लगातार हर मौसम की मार सहते रहे, सड़कों पर पड़े रहे, कैसा रहा सफर ये? देखो जी, जंग तो जंग होती है चाहे चाइना के बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो, जहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे हो। आप कहाँ से हैं सर? मैं दयाल सिंह मियाँविंड तमसार से। अच्छा, तो आप सभी लोग अब घर वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस कर रहे। दोलन लड़े तो 1 साल से ऊपर हो गया, 750 हमारा शहीद हो गया। जो मोदी बोल रहा था वे काले कानून बहुत अच्छे हैं, हम कानून वापस नहीं करेंगे, तुम भी बोल रहा था वे कानून वापस नहीं है। जो गरीबान है वो भी बोल रहा था ये किसानों कानून बहुत अच्छे है, रहने दो, बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा है। हम बोलते हैं ये जहर है, चाहे 1 केजी जहर दे दो, चाहे पाया दे दो, जहर जहर ही है, हम पूरा खत्म करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर किसान जो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई जीत चुके हैं और सिंघू बॉर्डर से लगभग सभी किसान जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत किसान बचे हैं अब वो भी अपना सामान यहाँ से ट्रकों में, ट्रैक्टरों में और अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनमें रखकर अपने घर वापस पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या देश के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो इस तरह से सिंघू बॉर्डर लगभग खाली हो चुका है और अगले 1 या 2 दिन बाद ये रास्ता खुल जाएगा। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के उस बयान को भी नीतीश कुमार ने खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार को अब विशेष राज्य के दर्जे की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार ने रेणु देवी को यह कहते हुए नसीहत दे दी कि न तो उन्हें मालूम होगा न इस विषय को वो समझती होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, फिसड्डी दिखाया नहीं जा रहा है, काम हो रहा है और काम हो भी रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही न करते जो हम चाहते थे। आज जहाँ पुल 4 है वहाँ तो आज हमारा 12-13 पुल बन रहे हैं गंगा पे। ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा, तो बहुत जरूरी है, देख लीजिए। इसलिए अगर कोई बोलता है तो उनको हो सकता है समझ नहीं होगी, बात ही नहीं समझा होगा। हाँ, नहीं कोई जानता होगा ना, इसलिए तो आप पूछ लिए तो अच्छा कि हम बता दिए। वो तो सरकार की तरफ से गया, हमारे यहाँ किसी को अगर नहीं है बात, उनको इस सब तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ये कोई किसी के बारे में यहाँ से बोल रहा है, वो कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, वो तो राज्य के हित में बोल रहा है ना।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर खुद मुख्यमंत्री अपनी ही एक मंत्री को नसीहत दे रहे हैं। क्या स्थिति है बिहार की विशेष राज्य का दर्जा लेने को लेकर? नीतीश कुमार अब भी मांग कर रहे हैं, कितना बिहार आर्थिक तौर पर उन्नति कर पाया है? देखिए, ये सच है कि नीतीश कुमार का जो 15 वर्षों का शासन रहा है उसमें बिहार में कई मोर्चों पर बहुत सारे काम हुए हैं और उसके कारण जो है विकास का जो दर है वो भी अच्छा रहा है। लेकिन यह भी एक सच है कि जो राष्ट्रीय औसत है उस तक पहुंचने में जो वर्तमान जो विकास का दर है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे आ रहे हैं, जो खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से करीब अभी 1 से 2 दशक और लग जाएंगे राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में। लेकिन ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है? विशेष राज्य का दर्जा मिलने से सुशील जी, जो कोई भी काम केंद्र की परियोजना होती है तो उसमें अभी फिलहाल बिहार को 40% से 50% तक देना होता है और केंद्र 60 से 50% तक देती है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यही जो कंपोजिशन है, जो रेशियो है, वो 90-10 का हो जाएगा। तो जो राज्य है उसको ऑटोमेटिक ज़्यादा पैसे होंगे अपने विकास पर खर्च करने के लिए। लेकिन यह भी सच है साथ ही साथ कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा तो किया था 2014 में, लेकिन उसके बाद उसे स्क्रैप कर दिया। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मांग वो भले ही कर लें, लेकिन यह भी सच्चाई है कि ना आज तक 7.5 वर्षों में ये विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ना आने वाले दिनों में जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके मिलने की कोई संभावना है। और जो बात रेणु देवी कर रही है, आंशिक रूप से रेणु देवी भी सच ही कह रही हैं, क्योंकि बिहार में आज जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो केंद्र की परियोजनाएं हैं, वो चाहे नेशनल हाईवे हो या जो भी 4 लेन की सड़कें हों या 4 लेन के ब्रिजेस हों, वो उसमें केंद्र का जो है मेजर कंपोनेंट है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार जो है वो पूरी तरीके से केंद्र पर आधारित है कि बिहार के पास में अपना कोई रेवेन्यू का बालू के अलावा जो है कुछ छोटे मोटे चीज़ों से भले ही बिहार को रेवेन्यू मिलता हो, लेकिन बिहार के पास अपने आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने आज माना कि नीति आयोग की जो रैंकिंग है उस पर कोई उनको विवाद नहीं है। जो बिहार का क्षेत्रफल है और बिहार का जो पॉपुलेशन है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है को उन्होंने खुद आज स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार जो है इस देश में जनसंख्या जो है वो उसका यूपी के बाद सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो बिहार का होगा। और वो मान कर चल रहे हैं कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। सुशील जी, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त है अब एक ब्रेक का।